Hello students, this video is about transverse nature of electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इसकी हिस्ट्री क्या थी, किसने फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस की थी, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी ओनली डिस्कस अबाउट इट्स ट्रांसवर्स नेचर. ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दैट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल बी, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं और तीनों एक्सिस में परपेंडिकुलर होते हैं, देन हम कह सकते हैं हमारे पास जो ईएम वेव्स ऑब्टेन होगी उनका नेचर ट्रांसवर्स होगा. सो फॉर प्रूविंग दिस कि ईएम वेव्स का नेचर ट्रांसवर्स होता है, लेट वी कंसीडर अ पैरेललोपाइप्ड लाइक दिस, अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके 6 फेसेस हैं, आप देख पा रहे हो. और इसको हमने इस तरीके से प्लेस किया है कि हमारे पास जो ईएम वेक्टर्स, ईएम वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी. सो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया है वो अलोंग एक्स एक्सिस हमने प्रोवाइड किया है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जब एक्स एक्सिस के अलोंग है, एंड यू नो दैट कि जो एरिया, सरफेस एरिया एलिमेंट वेक्टर होता है हमारे पास, वो हमेशा प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है. आपने पहले भी फर्स्ट यूनिट में ये चीज़ पढ़ी होगी. जैसे हमारे पास ये ए बी सी डी प्लेन है, सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन जब हम उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हम सरफेस एरिया को कह सकते हैं एक वेक्टर एलिमेंट. और इसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन आउटवर्ड, और परपेंडिकुलर भी आउटवर्ड. सो अगर हम ए बी सी डी वेक्टर के लिए, ए बी सी डी प्लेन के लिए अगर देखें तो सरफेस एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ही डायरेक्शन में. अगर हम जी एफ सी बी प्लेन के लिए देखें तो डी एस वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड होगी. अगर हम एफ जी ओ ई प्लेन के लिए देखें तो डी एस वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगी. अगर हम ओ ई डी एक प्लेन के लिए वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो वो डाउनवर्ड होगी. एंड अगर हम एफ सी डी ई के लिए अगर डायरेक्शन देखें सरफेस एलिमेंट की तो वो आउटवर्ड होगी. एंड जी बी ए ओ प्लेन के लिए सरफेस वेक्टर की डायरेक्शन, सरफेस वेक्टर एलिमेंट की डायरेक्शन इनवर्ड होगी. सो इस केस में ई और डी के बीच में, डी एस के बीच में, यू नो दैट कि जो गॉस थ्योरम होती है दैट इज़ क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो. क्लोज इंटीग्रल इसीलिए लगाया क्योंकि गॉस थ्योरम हमेशा एक क्लोज्ड सरफेस के ऊपर अप्लाई होती है, एंड डॉट प्रोडक्ट है ये दोनों. इट मीन्स इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा विच इज़ इक्वल्स टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा. क्रॉस होता तो हम साइन थीटा लिखते हैं. तो ई और डी एस, इस केस में इस प्लेन के लिए इन दोनों के बीच में जो थीटा है हमारे पास वो 0 डिग्री होगा. अगर हम ओ ई डी ए प्लेन के लिए देखें तो थीटा हमारे पास 90 डिग्री होगा. अगर हम जी एफ सी बी प्लेन के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा दैट इज़ थीटा हमारे पास 90 डिग्री होगा. अगर हम एफ जी ओ ई प्लेन के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट है, सरफेस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट है. तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा मीन्स थीटा हमारे पास 180 डिग्री होगा. और एफ सी डी ई प्लेन के लिए अगर हम देखें तो आउटवर्ड है, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी डी एस एलिमेंट की. इट मीन्स थीटा इस केस के लिए भी 90 डिग्री होगा, और जी ओ ए बी के केस के लिए भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी. और यू नो दैट कि कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री हमारे पास 1 होता है, एंड कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 के इक्वल होती है, एंड कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 के बराबर होती है. सो वी अप्लाई गॉस थ्योरम फॉर ऑल द 6 फेसेस, दैट इज इन दिस वे, ई डी एस ए बी सी डी प्लस ई डॉट डी एस फॉर ओ ई एफ जी प्लस ई डॉट डी एस फॉर बी सी एफ जी प्लस ई डॉट डी एस फॉर ओ ए डी ई प्लस ई डॉट डी एस फॉर ए बी जी ओ प्लस ई डॉट डी एस फॉर सी डी ई एफ विच इज़ इक्वल्स टू 0. और उन सभी के ऊपर, उन सभी फेसेस के ऊपर जब हमने गॉस थ्योरम को अप्लाई किया उसका सम 0 के इक्वल है. सो व्हेन वी अप्लाई दिस, जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा प्लस दिस इज ऑल्सो ई डी एस कॉस थीटा. सिमिलर वे सारी ई डी एस कॉस थीटा के इक्वल होंगी. हम इसको ओपन कर लेंगे, लेकिन ए बी सी डी के केस में देखें थीटा 0 है,
तो कॉस यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री हो जाएगा और वैल्यू हमें EDS मिल जाएगी सिंपल। अगर हम OEFG के केस में देखें, OEFG के केस में देखें तो थीटा हमारे पास 180 डिग्री है और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो हमें वैल्यू माइनस में EDS मिलेगी। एंड BCFG के केस में देखें, अगर हम BCFG, थीटा विल बी 90 डिग्री एंड कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड OADE के लिए अगर हम देखना चाहें, OADE, in this also theta is equals to 90 degree, so this term is also equals to 0। and ABGO के केस में अगर हम देखें, ABGO, इस केस में भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, सो दिस टर्म ऑल्सो इक्वल्स टू 0। एंड E.DS अगर हम CDEF के केस में देखना चाहें, CDEF, तो इसमें भी हमारे पास इस प्लेन के लिए भी DS वेक्टर आउटवर्ड होगी डायरेक्शन, थीटा 90 डिग्री होगा, तो दिस टर्म ऑल्सो इक्वल्स टू 0। सो हमें जो गॉस थ्योरम की वैल्यू मिलेगी उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ ABCD और OEFG प्लेन के लिए मिलेगा, बाकी अदर प्लेन्स के लिए 0। सो हम कह सकते हैं, लेट फॉर अ प्लेन EM waves, electric field does not depends upon y and z axis, so the electric field through the face normal to y and z axis must be 0। क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिला, जो हमें वैल्यू मिली गॉस थ्योरम से, वो हमें सिर्फ इस प्लेन के अलोंग मिली है, ABCD के अलोंग जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, और FGOE के अलोंग मिली है जो ऑल्सो एक्स एक्सिस के अलोंग है लेकिन नेगेटिव एक्सिस में। Y के अलोंग और Z के अलोंग जो भी प्लेन है उसके लिए हमारे पास EDS की वैल्यू 0 आई है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि द फ्लक्स थ्रू द फेसेस नॉर्मल टू Y and Z एक्सिस मस्ट बी 0। So after obtaining the value of electric flux along x-axis, let we consider that कि EX और EX डैश हमारे पास components हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। ABCD फेस के लिए हमने EX कंपोनेंट को कंसीडर किया है और OGFE फेस के लिए हमने EX डैश कंपोनेंट को कंसीडर किया है, और S हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इन दोनों फेसेस के लिए। बाकी के लिए तो हमारे पास वैल्यूज़ 0 आई गई थी क्योंकि थीटा हमारे पास बाकी केसेस में 90 डिग्री है। सिर्फ एक्स एक्सिस के केस में ABCD प्लेन के लिए थीटा 0 डिग्री है और OEFG के केस में थीटा हमारे पास 180 डिग्री है जिसकी वैल्यू -1 है। एंड यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो अपीयर हो रहा है बिकॉज एरिया वेक्टर ऑफ दीज टू फेसेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और उस प्लेन के लिए OEFG प्लेन के लिए जो DS वेक्टर की डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगी। तो बीच में दोनों के जो अगर हम एंगल बनाएं तो वो 180 डिग्री का बन रहा है विच इज़ इक्वल्स टू -1। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ E.DS for both the axes along ABCD and OEFG plane, हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी जब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देन वी हैव EX माइनस में EX डैश इज इक्वल्स टू 0। सो इस EX को इस इज इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो EX इज इक्वल्स टू EX डैश, और ये इक्वेशन का क्या मतलब है, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टैटिक but a static electric field cannot be associated with an electric EMF with an electromagnetic waves। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी स्टैटिक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है या हम नहीं कह सकते कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ एसोसिएट करेगी। सो EX is equals to EX dash is equals to 0। There is no component of electric field along x axis, इसीलिए हमें वो 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें EM वेव्स नहीं दे सकती। EM वेव्स जब ही मिलेंगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास स्टैटिक नहीं होगी। सो जब ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर हो जाएंगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आइदर अलोंग वाई एक्सिस। तब हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, चाहे वाई एक्सिस के अलोंग हो और चाहे जेड एक्सिस के अलोंग हो। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज ऑल्सो
और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, चाहे वाई एक्सिस के अलोंग और चाहे जेड एक्सिस के अलोंग, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे तीनों एक्सिस के अलोंग, देन वी कैन से दैट कि जो वेव्स हमारे पास प्रोड्यूस होंगी वो उनका नेचर ट्रांसवर्स इन नेचर होगा. सो दिस रिजल्ट प्रूव्स दैट EM waves are transverse in nature. Now there are many properties of electromagnetic waves जिनको भी हम डिस्कस करते हैं. The very first property of electromagnetic wave is there are sinusoidal variation of E and B in EM waves. जब हमने पढ़ा है उसका नेचर उस तरीके का वेरिएशन होता है और इसी वेरिएशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन को हम इस तरीके के बोलते हैं साइनोसोडियल वेरिएशन. सो EM वेव्स का जो वेरिएशन होता है दैट इज साइनोसोडियल इन नेचर. सेकेंड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं. थर्ड प्रॉपर्टी इज ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब है तीनों एक्सिस में परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो हमें जो EM वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनका नेचर ट्रांसवर्स होगा. थर्ड प्रॉपर्टी इज EM वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम. इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती प्रोपिगेट होने के लिए. फोर्थ प्रॉपर्टी इज देर आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स और ऑसिलेटिंग चार्ज. EM वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं या फिर ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू भी हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं. जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वैक्यूम के अंदर विच इज़ गिवन बाय द रिजल्ट दैट इज C इज इक्वल्स टू 1 में रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. म्यू नॉट हमारे पास एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी होती है इन वैक्यूम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. Next property is energy of electromagnetic waves is equally shared by electric field and magnetic field vector. दोनों में ही energy equally shared होती है because both are perpendicular to each other. Both vectors are perpendicular to each other. Next property is the electric field vector is responsible for optical behavior. जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है जिसको हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं वो ऑप्टिकल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का. और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम लाइट वेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि जहाँ ऑप्टिक्स की बात होती है वहाँ लाइट से रिलेशन होना बिल्कुल पॉसिबल है. सो ऑप्टिकल बिहेवियर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लाइट वेक्टर भी कहते हैं. Next property is the amplitude of electric field and magnetic field always suffers a constant. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड है उनका रेशो लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू C. C is a constant called velocity of light. Next property is the velocity of light in medium depends upon electric and magnetic properties of the medium. जो velocity होती है लाइट की वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मीडियम की इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है. और बीइंग अनचार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जो अनचार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट नहीं होती, ईजीली पास आउट हो जाती है. अगर हम U एनर्जी कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की और C हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो जो मोमेंटम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जिसको हम P से डिनोट करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन में वेलोसिटी. यू नो दैट नॉर्मली हमारे पास मोमेंटम विच इज़ इक्वल्स टू mv, बट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम जो होगा विच इज़ इक्वल्स टू u बाई c, दैट इज़ मोमेंटम डिनोटेड बाई p इज इक्वल्स टू एनर्जी डिनोटेड बाई u अपॉन में c, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट. दिस रिलेशन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल or for finding the momentum or electromagnetic waves. So this is all about transverse nature of EM waves and some properties of EM waves.